हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन का दूसरा लेक्चर जो है हमारा चलने वाला है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जीके सीरीज का ये 5वां भाग होगा। और आज हम दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, उसके अलावा अलग अलग ग्रंथों में उत्तराखंड का जो वर्णन है वो किस किस रूप में किया गया है, और उसके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखेंगे जो आद्य ऐतिहासिक कालीन घटनाएं हैं और उसका संबंध सीधे सीधे उत्तराखंड से है। तो ये जो विषय संबंधित है दोस्तों, ये आपने अगर सामान्यतया सोचा हो तो आपने बहुत बार सुना होगा। उत्तराखंड के लिए एक हम बड़े अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देवभूमि। ठीक है, द लैंड ऑफ गॉड्स, भगवानों की ज़मीन, देवभूमि। तो कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि यार देवभूमि क्यों कहते हैं? मंदिर तो और राज्यों में भी हैं, ठीक है। जैसे हमारे 4 धाम हैं, उसी तरीके से बहुत बड़े बड़े मंदिर अपने पूरे भारतवर्ष में फैले हैं। और इसके अलावा आस्था है, पूजा है, ये सारे काम पूरे भारत में होते हैं। उत्तराखंड की हल्की सी विशिष्टता की वजह से केवल इसे देवभूमि तो कहा नहीं जा सकता। तो कोई ना कोई एक बड़ा और इसके पीछे बहुत बड़े ऐसे कारण छिपे होंगे जिनसे हो सकता है हम और आप अनभिज्ञ रहे हों। तो इसी सारे के सारे देवभूमि जो शब्द है, इसका पूरा कंसेप्ट निकल कर आता है ऐतिहासिक अध्ययन के अंदर आद्य ऐतिहासिक काल से। हमारे धर्म के लिए या देवभूमि, देवताओं के वर्णन के लिए जितने भी धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसमें सभी में, लगभग सभी में उत्तराखंड का बड़ा ही धार्मिक और बहुत ही व्यापक रूप से वर्णन आता है। इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न देख लीजिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में करना है। जब वीडियो आपकी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जो कमेंट सेशन मिलेगा वहाँ आपको कमेंट करके बताना है कि जो पुरातात्विक स्थल है मलारी गांव, ये मैंने आपको बताया है मलारी गांव, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किस जनपद में है। आपके ऑप्शंस होंगे पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन इसका सही जवाब है, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। कल मैं इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको वीडियो में बताऊंगा अगले। चलिए देखिए, तो हम थोड़ा सा आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ चलते हैं। इससे पहले प्रागैतिहासिक काल मैंने आपको पढ़ा लिया, अलग अलग गुफाएं हमने उसमें पढ़ी, लखू उद्यार, गोरखिया उद्यार। उसके बाद हमने बहादराबाद देखा, महाश्म संस्कृति के बारे में जाना। और आज हम देख रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वो हमें, जो इससे पहले हम देख रहे थे प्रागैतिहासिक काल, तो बड़ा कम मिला और सोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो मिलने लगे, और यही जो धार्मिक ग्रंथ थे ये स्रोत बने आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए। और इन्हीं के आधार पर हमने इस काल को पौराणिक काल भी कहा, क्योंकि हमने इसे पुराणों के आधार पर ज़्यादा जाना है, तो इसे हम पौराणिक काल कहते हैं। हालांकि इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं, उन पर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि 100% एश्योरिटी के साथ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जितने भी रिलीजियस हमारे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उन सब के द्वारा हमने आद्य ऐतिहासिक काल को जाना, समझा। कैसे समझा देखते हैं। देखिए, लगभग लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास से ये ऐतिहासिक काल जो है इसको माना गया है। तो इस युग में लोगों ने, हमने पुराने वीडियोस में देखा कि लौ है, ताम्र धातुएं हैं, कृषि है, पशुपालन है, ग्रामीण और नगरीय सभ्यताएं हैं, ये समझ में आने लगी थी लोगों के। जैसे हमने कल एग्जाम्पल में पढ़ा था, जो बहादराबाद के अंदर हमें कल्चर देखने के लिए मिला था, ताम्र संचय देखने के लिए मिला था, कॉपर कल्चर देखने के लिए मिला था। इसके अलावा आपने देखा मलारी गांव के बारे में हमने बात की, रामगंगा घाटी की हमने बात की, वहाँ से हमें बहुत सारे सामग्रियाँ मिली, बर्तन मिले, ठीक है। उसके अलावा हमें बहुत सारे महापाषाणीय शवाधान मिले, ब्यूरियल्स मिले, शेस्ट ब्यूरियल्स, अर्न ब्यूरियल्स। तो हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं लोगों को धातुओं के बारे में पता चलने लगा है, मेटल्स का पता चल चुका है, लोहा है, तांबा है ना, आयरन, कॉपर वगैरह है। कृषि और पशुपालन है, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर की भी काफ़ी नॉलेज लोगों को आ गई थी। और कहीं ना कहीं विलेज, रूरल और अर्बन दोनों तरीके की व्यवस्थाएं बनने लगी थी। यानी कि लोग शहरों में भी रह रहे थे और गांवों में भी, बशर्ते कि जो शहरी या नगरीय सभ्यता है उसका साधारण सा मतलब उस समय हुआ करता था, जहाँ बड़े स्तर पर बाजार लगे उसे नगर कहेंगे। तो एक तरीके की, इस तरीके की दोनों संस्कृतियाँ हमें देखने के लिए मिली थी। तो धीरे धीरे अब, क्योंकि अगर हम इसे जोड़ें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, या जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ अगर आप देखेंगे तो वो सब बड़े बड़े नगर थे। आप अगर किसी की भी बात कर लें आईवीसी के अंदर, तो आप उसे देखेंगे कि वो एक बड़ा नगर था या नगरीय व्यवस्था थी। जैसे आपने कहा सर हड़प्पा क्या था, तो मैं कहूँगा सर हड़प्पा एक बड़ी मार्केट थी। आप कहेंगे मोहनजोदड़ो क्या था, तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अलावा आप कालीबंगा देख लीजिए, कोई कारखानों से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है।
लोथल देख लीजिए, बंदरगाह का इलाका है। तो इसका मतलब आईवीसी के अंदर जो चीज़ें आती हैं, चाहे आप यहाँ उत्तर प्रदेश तक भी अगर आ जाते हैं ना, आलमगीरपुर तक का जो इलाका आता है आईवीसी के अंदर, वो पूरा नगरीय व्यवस्था का था। लेकिन यहाँ जो लोग थे आद्य ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड के अंदर, यहाँ दोनों प्रकार की सभ्यताएं देखने के लिए मिली, ग्रामीण भी और नगरीय सभ्यता भी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे सर ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद के बारे में एक तो ये हो गया कि ये उत्तराखंड का सबसे पुराना उल्लेख हमें देता है। दूसरी चीज़, वेदों में भी ये अपना सबसे पुराना वेद हो गया, यानी कि हम उत्तराखंड की बात करें तो ये अपने आप में बहुत पहले से अस्तित्व में रहा है। और इस क्षेत्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको क्वेश्चंस की सीरीज़ में देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। हमारी जो वीडियो सीरीज़ है दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की, यहाँ आई बटन में आप उसका लिंक देख सकते हैं प्लेलिस्ट का, वहाँ अगर आप जाकर के देखेंगे तो ये प्रश्न आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण भूमि है, इसको कन्फ्यूज़न में मत लाइएगा। देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है, यानी कि उत्तराखंड की भूमि ऐसी भूमि थी जो देवताओं से, ऋषियों से, बुद्धिजीवियों से भरी भरी थी। यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ लोग रहते थे, जो वो कैसे थे, वो या तो देवतुल्य थे, देवता थे, या फिर ऋषि मुनि और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जो लोग थे वो यहाँ रहते थे। वेदों के बात करें तो उपनिषद जो हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, पुराण, रामायण और महाभारत, ऐसे सभी धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख आपको मिलेगा। तो किस किस नाम से मिलेगा, तो आपको ध्यान देना है, पूर्ण भूमि मिलेगा, ऋषि भूमि मिलेगा, पवित्र भूमि मिलेगा, पवित्र क्षेत्र मिलेगा। ये सारे के सारे नाम आपके उत्तराखंड के हैं। देख लीजिए, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण है, ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने की वजह से इधर को उत्तर कुरु कह दिया गया। कुरु वंश जो था उसके उत्तर के भाग के कुरु जो है उत्तराखंड में रहते थे। तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अब स्कंद पुराण, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद में, सबसे ज़्यादा वर्णन स्कंद पुराण में, ठीक है। अब देखिए, स्कंद पुराण में 5 खंड हैं, ठीक है। स्कंद पुराण में 5 खंड हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो नेपाल का जो इलाका है उसका खंड आपको देखने के लिए मिलेगा, नेपाल। उसके बाद फिर एक जालंधर खंड देखने के लिए मिलता है, फिर एक कश्मीर का खंड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक खंड आपको नेपाल मिलेगा, एक खंड आपको जालंधर मिलेगा और एक खंड कश्मीर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा 2 खंड जो बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ने भी हैं, ठीक है। चौथा जो खंड मिलेगा वो आपको मिलेगा केदार खंड, ठीक है। और 5वां जो खंड आपको मिलेगा वो मिलेगा मानस खंड। क्या मिलेगा? मानस खंड। अच्छा, अब देखिए, ये जो स्कंद पुराण के 5 खंड हैं, 5 भाग हैं, 5 पार्ट हैं, नेपाल, जालंधर, उसके अलावा कश्मीर, केदार जो मंडल है, और जो आपका मानस खंड है। तो केदार खंड और मानस खंड जो हैं, इन दोनों का संबंध उत्तराखंड से है। और बाकी के नेपाल, जालंधर और कश्मीर आपको समझ में आ रहा हो, ये पंजाब वाला इलाका है, नेपाल का और कश्मीर का आपको बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से नेपाल, मानस खंड, केदार खंड और जालंधर खंड में से जो 2 खंड हैं, एक तो मानस और एक केदार, इसका संबंध वर्तमान के उत्तराखंड से है, ठीक हो गया। ऐसे स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से अगर आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि हरिद्वार से लेकर के हिमालय के हिसाब से चलते जाइए ऊपर तक, हिमालय जहाँ तक है वहाँ तक के अगर क्षेत्र को कहा जाए तो केदार खंड कहा जाएगा। इसको अगर आप सामान्यतया देखेंगे तो नीचे जो आपका उत्तराखंड का आप सिंपल सा अगर एक मैप बना लेते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि यहाँ हरिद्वार है, ठीक है। यहाँ हरिद्वार से शुरू करते हुए बॉर्डर बनाना शुरू किया उन्होंने, यहाँ हिमालय की चोटियों तक लेकर के, यहाँ हिमालय की जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं हमारी, यहाँ तक का बॉर्डर अगर ऐसे बनाया जाए, ठीक है, हिमालय से आपका बॉर्डर बना के हरिद्वार तक ले जाया जाए, ठीक है, माया क्षेत्र तक, हरिद्वार तक ले जाया जाए, तो मानस खंड के हिसाब से ये वाला जो खंड है आपका, ये केदार खंड है। इसका मतलब जिस पोर्शन की बात की जा रही है वो कौन सा हिस्सा है वर्तमान का, तो ये वर्तमान का गढ़वाल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वर्तमान का गढ़वाल है। देख लीजिए, हिमालय से जो आपका माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक का पर्वत क्या है, केदार खंड है, ठीक है। उसके अलावा नंदा देवी जो पर्वत शिखर है, वहाँ से कालागिरी तक का जो इलाका है पूरा, ठीक है, कालागिरी पर्वत तक का जो इलाका है, इस तरीके से ये पूरा इलाका आपका जो बच गया हिस्सा, ये मानस खंड है। इसका मतलब मानस खंड आपका वर्तमान में क्या है, कुमाऊँ है। तो गढ़वाल और कुमाऊँ।
अच्छा ठीक है, यहाँ बीच में ये वाला जो इलाका पड़ता है आपका, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला भी आती है, ठीक है, जिसको विभाजक भी मान लिया जाता है, जिसको विभाजक भी मान लिया जाता है कुमाऊं और गढ़वाल का। तो नंदा देवी वाला जो इलाका आपका पड़ेगा, ठीक है, चलिए मैं एक बार दिखा दूं। नंदा देवी से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहते हैं, जो कि वर्तमान में कुमाऊं है। ये वाला जो इलाका है, इसकी बात करें तो इस इलाके को हम नंदा देवी को क्या कहेंगे, इन दोनों खंडों की विभाजक रेखा भी कहेंगे। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये विभाजक रेखा हो गई नंदा देवी, ये आपका मानस खंड, ये आपका गढ़वाल खंड, यहाँ नंदा देवी से नीचे कालागिरी तक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ नंदा देवी पर्वत शिखर से कालागिरी पर्वत शिखर तक, और यहाँ हरिद्वार के इलाके से लेकर के हिमालय पर्वतों तक 2 हिस्से बनाए गए। बीच में यहाँ पे आपका नंदा देवी की जो सीमा रेखा बनेगी, बॉर्डर बनेगा, इस तरफ केदारखंड आएगा, इस तरफ मानसखंड आएगा। केदारखंड वर्तमान का गढ़वाल है, मानसखंड वर्तमान का कुमाऊं है। इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए, पुराणों में इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, मानसखंड और केदारखंड को, तो क्या कहा गया है, उत्तरखंड कहा गया है। यहाँ से आप कह भी सकते हैं कि सर ये तो उत्तराखंड की तरह लग रहा है, बिल्कुल। इसके अलावा ब्रह्मपुर भी कहा गया है, और खसदेश, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खसदेश के बारे में मैं और बताऊंगा। खस जनजाति जो रहती थी, वो बहुत जगह आपको शक और खस देखने के लिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक ही मान के चलिए, खस और शक, ठीक है। चलिए, खसदेश, ब्रह्मपुर और उत्तरखंड, ये 3 नाम आपको मिलेंगे पुराणों में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पुराणों के नाम हो गए आपके। पुराणों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, ठीक है, उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। मान लीजिए 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। क्वेश्चन कीजिएगा, मान लीजिए 4 आपका क्वेश्चन आ गया इस तरीके से। एक क्वेश्चन सुन लीजिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया आपका, निम्न में से कौन पुराणों में उत्तराखंड का नाम नहीं है। पुराणों में उत्तराखंड का नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पुराणों में उत्तराखंड का नाम नहीं है, इस तरीके का आपका प्रश्न बन गया, मान लीजिए, ठीक है। और उसने 3 ऑप्शन आपको दे दिए, खसदेश दे दिया, उत्तरखंड दे दिया, उत्तराखंड नहीं लिखा, उत्तरखंड लिख लिया, ठीक है। खसदेश लिख लिया, उत्तराखंड लिख लिया। इसके अलावा मान लीजिए उसने लिख लिया आपका हिमवंत लिख लिया, इस तरीके से, ठीक है। हिमवंत लिख लिया, खसदेश लिख लिया, उत्तराखंड लिख लिया, हिमवंत लिख लिया। और इसके अलावा आपका मान लीजिए उसने यहाँ से, चलिए ब्रह्मपुर, ठीक है, ताकि आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाएँ, ब्रह्मपुर लिख दिया। अब ये 4 वर्ड जो है इसने लिख लिए, खसदेश, उत्तराखंड, ब्रह्मपुर, हिमवंत। तो आपको पूछा पुराणों में कौन सा नाम नहीं है, तो आप कहेंगे सर देखिए, खसदेश तो है, उत्तराखंड भी है, ब्रह्मपुर भी है, तो जो बच गया वो नहीं होता होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन करते रहने हैं। तो देखिए, हिमवंत जो शब्द है, इसका इस्तेमाल बौद्ध साहित्य में किया गया है, ठीक है। और बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे जाते थे, मैक्सिमम पाली भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है। वैसे ध्यान दीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे जाते थे। वैसे बौद्ध के उपदेशों की बात भी की जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र की तरफ अब जाएंगे हम। तो अब हम गढ़वाल और कुमाऊं 2 क्षेत्र हैं ना अपने उत्तराखंड के, तो दोनों को पृथक पृथक पढ़ेंगे, जानेंगे इन दोनों का आद्य ऐतिहासिक इतिहास। इतना शायद आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब शुरू करते हैं अपना गढ़वाल क्षेत्र। तो गढ़वाल क्षेत्र को पहले क्या कहते हैं, हेमवत, ठीक है। और महाभारत, चलिए अब बात करेंगे अपने गढ़वाल क्षेत्र की। तो गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा हेमवत, महाभारत में उत्तर कुरु और पुराण काल में केदारखंड। ये तो मैंने आपको बता दिया, पुराण काल में केदारखंड बता दिया। महाभारत में आप इसको उत्तर कुरु क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। और पुराण के बाद का जो क्षेत्र आया, उसमें केदार मंडल भी कहा, बद्रिका क्षेत्र भी कहा, तपोभूमि कहा, किरात मंडल कहा। तो ऐसे बहुत सारे नाम आए बाद में, ये सारे नाम याद नहीं करने हैं, समझ जाना है कि केदारखंड की बात चल रही है, केदार मंडल चल रहा है, बद्रिका क्षेत्र चल रहा है, तपोभूमि चल रहा है, किरात मंडल चल रहा है, तो गढ़वाल क्षेत्र चल रहा है, ठीक है। अब इसमें 52 गढ़ों की वजह से, अब इसमें गढ़ थे, ठीक है, 52 गढ़ थे। और बाद में अजयपाल जो थे राजा थे, पमार शासक थे, उन्होंने जीत लिया इसको, तो इसका नाम पड़ गया गढ़वाल। अब ये जो 52 गढ़ हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे इतिहास में अंदर पढ़ते जाएंगे, 2-2 1-1 गढ़ करते हुए 52 गढ़ आपको 52 दिनों में, ठीक है, हो सके तो कोशिश कीजिएगा 52 दिनों में याद कर लीजिए, अन्यथा 26 दिनों में याद कर लीजिएगा। 1 दिन के 2 गढ़, 1 दिन के 3 गढ़, ऐसे नाम याद करते चलेंगे आप। गढ़ अगर आपको नहीं पता तो बता दीजिएगा, मैं आपको 52 की 52 जो है गढ़ वो बता दूंगा, वहाँ से कवर कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न इससे पहले पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन 52 गढ़ों में शामिल एक गढ़ नहीं था।
सिंपल सा मतलब गढ़ ये होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ बड़े बड़े वृहद स्तर के किले नहीं बन सकते मैदानी इलाकों की तरह, तो वहाँ छोटे छोटे दुर्ग बना के उनको ही किला कहते थे। तो वो गढ़ जो होते थे पहाड़ी किले, उनको गढ़ कह देते थे। ठीक है, चलिए। और गढ़ जो हैं ये आज के नहीं है, यानी कि वर्तमान से कुछ समय पहले या प्राचीन इतिहास के नहीं है, बहुत पहले के हैं। ऐसे मान लीजिए कि ऋग्वेद में भी इनके बारे में लिखा जाता है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि राजा शंबर के 100 गढ़ यहाँ थे, हमारे जो गढ़वाल का क्षेत्र है, जिसको राजा इंद्र यानी कि देवराज इंद्र जो हैं और सुदास इन्होंने नष्ट कर दिया था। यानी कि जो गढ़ों का इतिहास है ये ऋग्वेद के समय से है, काफ़ी पुराना अपना इतिहास है। ठीक है, फिर ऋग्वेद के अनुसार यहाँ एक और चीज़ आई, जब प्रलय हो गया था, प्रलय जब हुआ तो उसके बाद जो उत्तराखंड में प्राणाग्राम है वहाँ सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए प्राणाग्राम भी है यहाँ। ठीक है, प्राणों की रक्षा की तो प्राणाग्राम। और उसके अलावा एक और है कि जो उत्तराखंड का इलाका है, जो पूरी सृष्टि है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, यहीं से प्रारंभ हुई दोबारा से। मरीच, अगीरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु, ऐसे जितने भी वंश चल रहे हैं इन सब की परंपराएं उत्तराखंड से शुरू हुई। फिर आप देखेंगे कि यहाँ कुबेर की एक जगह राजधानी भी है, अलकापुरी जिसका नाम है, बड़ा ही फेमस जगह है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, कुबेर की राजधानी कौन? अलकापुरी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मनुष्यों का आदि पूर्वज यानी कि हम जो जितने भी मानव समुदाय हैं, तो जब आपका प्रलय आ गई तो उसके बाद फिर एक पूर्वज जो थे हमारे, उनका नाम पड़ा मनु। इनके बारे में आप जब भी धर्म ग्रंथों के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, मनुस्मृति का नाम भी आपने सुना होगा। तो मनु जो थे, मनुष्यों के आदि पूर्वज, उनका निवास स्थान जो है, उनका निवास स्थान जो है वो भी अलकापुरी को ही माना जाता है। तो अलकापुरी की दो चीज़ें याद करेंगे, एक तो मनु का जो है वो स्थान कहेंगे आप, जहाँ मनु रहते थे, मनु का निवास स्थल। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप कहेंगे सर इसको कुबेर की राजधानी भी कहा गया। चलिए, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लीजिए कुछ और फैक्ट हैं। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे, दक्ष है, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, दक्ष प्रजापति जी, है ना। जितनों महादेव वगैरह देखा है उन्हें ज़्यादा ज्ञान होगा इसके बारे में। मरीचि, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु और अत्रि, ये ऋषि हैं, इनका निवास स्थल भी गढ़वाल में था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद के अंदर एक जिक्र आता है सप्त सिंधु। ऋग्वेद में एक जगह लिखी गई है सप्त सिंधु, 7 नदियों का जो प्रदेश है। तो उत्तराखंड के बहुत से इतिहासकार हैं, जैसे हरिराम धस्माना जी हैं, भजन सिंह हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जो हैं, इन सभी का मानना है कि ये जो सप्त सिंधु प्रदेश है ये उत्तराखंड के अंदर है। ये उत्तराखंड जो है, सप्त सिंधु 7 नदियों का जो देश है, ये उत्तराखंड के लिए ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर आप बद्रीनाथ का इलाका देखेंगे, वहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद ऐसी गुफाएं देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो गुफाएं हैं, इन्हीं गुफाओं में जो वैदिक ग्रंथ हैं उनकी रचना हुई थी। मतलब ये कहते हैं ना कि हम ये ग्रंथ है, वो ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ, इनकी रचनाएं या इनको कहाँ लिखा गया था। कोई आपसे पूछे कहाँ लिखा, तो आप कहेंगे सर जो बद्रीनाथ के आसपास के इलाके हैं, जिसमें गणेश गुफा है, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और स्कंद गुफा है, इन्हीं गुफाओं में लिखा गया है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में वर्णित जो एक नदी है, बड़ी ही फेमस नदी है, आपने नाम भी सुना होगा, सरस्वती नदी, वर्तमान में विलुप्त तो हो गई है मानी जाती है। ठीक है, बहुत कम क्षेत्र इसका देखने के लिए मिलता है, परंतु आज भी इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है उस इलाके में निशान जो है ज़रूर दिखते हैं इसके। तो ऋग्वेद में जिस सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है, उस सरस्वती नदी का संबंध भी कहाँ से है? उत्तराखंड से है। जैसे गंगा और यमुना नदी जो है, इनका प्रत्यक्ष संबंध हमें किससे नज़र आता है? आपका उत्तराखंड से। इसी तरीके से जो सरस्वती नदी है, यह भी उत्तराखंड से ही मानी जाती है। चलिए, इतना शायद आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और देखिए। अब जो टिहरी गढ़वाल की एक पत्ती है, हिमयाण पत्ती या विशोन पर्वत है वहाँ, अब उसमें वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ आश्रम है। ये सारे के सारे नाम आपको किससे दिख रहे हैं? वशिष्ठ से संबंधित दिखाई दे रहे हैं। टिहरी गढ़वाल के पास ही जो है विशोन पर्वत है, उसमें वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ आश्रम है। अब जब सब वशिष्ठ ही वशिष्ठ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब राम जी वनवास को चले गए थे, तो जो ऋषि वशिष्ठ हैं और जो उनकी पत्नी अरुंधति हैं, उन्होंने इसी जगह पर निवास किया था। तो अगर कोई आपसे अब यूके ट्रिपल एससी ऐसा तो नहीं पूछेगा कि निम्न में से किसका संबंध वशिष्ठ मुनि से है, और 3 ऑप्शनों में आपको इन तीनों में से कोई दे दे, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, नहीं, वो क्या देगा आपको? वो विशोन पर्वत देगा। ठीक है, तो गढ़वाल का विशोन पर्वत, टिहरी गढ़वाल के अंदर विशोन पर्वत जो है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति से है, क्योंकि जब राम जी वनवास के लिए चले गए थे तो यहीं पर इन्होंने निवास किया था। अगला देखिए, एक है सीतोंशु पट्टी, ये भी बड़ी फेमस है, देवप्रयाग के अंदर है सीतोंशु पट्टी। तो आपको पता होगा
हाल ही में दूरदर्शन ने रामायण का जो प्रोग्राम है वो चलाया था, उसमें आपने देखा अंत में क्या होता है, जो माता सीता है वो धरती में समा जाती है, धरती के भीतर प्रवेश कर जाती हैं। ये जो धरती के भीतर प्रवेश करने वाली जगह है, ये वही देवप्रयाग का शीतोंशु पट्टी है। ध्यान रखिएगा, ये वही देवप्रयाग की शीतोंशु पट्टी है जहाँ माता सीता धरती में समा गई थी, पृथ्वी में समा गई थी। इसी के लिए यहाँ हर बार क्या लगता है, मनसार नाम का एक मेला लगता है। तो मनसार मेला कहाँ लगेगा भैया, देवप्रयाग में लगेगा। देवप्रयाग में कहाँ लगेगा, शीतोंशु पट्टी में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि माता सीता धरती में समा गई थी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर पूछ ले मनसार मेले का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे या तो शीतोंशु पट्टी से कहेंगे, या देवप्रयाग से कहेंगे, या माता सीता के पृथ्वी में समाने से। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा देवप्रयाग की बात की जाए, यही जो देवप्रयाग आप देख रहे हैं, यही भगवान राम का एक मंदिर भी है, क्योंकि जब अंतिम समय में भगवान राम जी आए तो उन्होंने यहीं तपस्या की थी, ऐसा भी माना जाता है। इसके अलावा अब क्योंकि भगवान राम जी ने तपस्या की देवप्रयाग में, तो ऑब्वियस सी बात है लक्ष्मण जी भी आएंगे। तो टिहरी गढ़वाल में एक जगह पड़ती है तपोवन, जिसका नाम बहुत फेमस है, यहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। इतना ठीक है आपका। अच्छा, एक और चीज़ सुन लीजिए, बाणासुर। इसका नाम ध्यान से सुन लीजिए। 2 बाणासुर हुए हैं इतिहास में, एक बाणासुर रामायण कालीन, एक बाणासुर श्री कृष्ण कालीन। श्री कृष्ण कालीन बाणासुर का तो किला है, ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण कालीन बाणासुर का किला है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी है। ये दोनों चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बाणासुर का किला कहाँ है आप कमेंट में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जब आगे आएगा तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। अच्छी जगह है, हो सकता है एक अलग से वीडियो भी बना दूं आपके लिए मैं। लेकिन बाणासुर का जो किला है उसका संबंध कृष्ण वाले समय के बाणासुर से है। लेकिन बाणासुर की राजधानी जो है, तो ये राजधानी वाला जो बाणासुर है ये रामायण कालीन है, राम जी के समय का है। और इसकी राजधानी कहाँ है, वो भी गढ़वाल में ही है, ज्योतिषपुर में। अब ज्योतिषपुर को वर्तमान में जोशीमठ कह देते हैं, तो जोशीमठ का अगर कोई हो तो कमेंट करे, ठीक है। जोशीमठ को वर्तमान में, जोशीमठ को पहले ज्योतिषपुर कहते थे। ये ज्योतिषपुर बाणासुर की राजधानी थी, और ये बाणासुर रामायण कालीन था। ध्यान दीजिएगा, ये बाणासुर रामायण कालीन है। अगर पूछ ले श्री कृष्ण कालीन बाणासुर का संबंध किससे है, तो ज्योतिषपुर टिक मत करके आना, समझ गए। रामायण कालीन बाणासुर का संबंध है जोशीमठ से, जो कि ज्योतिषपुर था, उसकी राजधानी थी वो बाणासुर की। बाणासुर का किला कहाँ है कमेंट कर दीजिए। और जब आपको पता चल जाए कि बाणासुर का किला इस जगह पर है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जगह श्री कृष्ण से संबंधित है, ना कि रामायण से। इसके अलावा महाभारत है। महाभारत के अंदर बहुत सारे पर्व हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे खंड दिखते हैं, वैसे पर्व में लिखा गया है महाभारत, एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। तो महाभारत के अंदर पर्वों में लिखा गया है। जैसे आपका खासकर वन पर्व है, ठीक है, क्या वन पर्व है। इसके अलावा आपको बहुत सारे पर्व देखने के लिए मिलेंगे महाभारत के अंदर, लेकिन जो वन पर्व है इसका संबंध स्पेशली उत्तराखंड से देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा वर्णन उत्तराखंड का महाभारत के वन पर्व में आता है, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में सबसे ज़्यादा वर्णन आता है उत्तराखंड का, ठीक है। सबसे पहले वर्णन ऋग्वेद में आता है, सबसे ज़्यादा वर्णन आपका किस में आता है, वो आपका आ जाता है स्कंद पुराण में। लेकिन महाभारत के किस भाग में सर्वाधिक वर्णन आता है, तो वो वन पर्व में आता है। अगर आप देखेंगे तो केदारनाथ जो इलाका है उसे भृंगतुंग कह दिया, ठीक है। तो हरिद्वार से लेकर के भृंगतुंग यानी कि केदारनाथ तक जाना है, ध्यान से सुनिए। हरिद्वार से चलते हुए केदारनाथ यानी कि भृंगतुंग तक अगर आपको जाना है, तो इसके रास्ते में जितने भी स्थान मिलते हैं उन सभी का वर्णन वन पर्व में देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ का भी वर्णन मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि इसी इलाके में जो अपने पांडव थे उन्होंने भ्रमण किया था। तो अभी भी आपको उत्तराखंड के बहुत से जगहों पर पांडवों के छोटे बड़े मंदिर मिल जाएंगे। इसका सिंपल सा संबंध है कि पांडवों ने इस जगह से यात्रा की थी। इसके अलावा लोमस ऋषि के साथ पांडव इस क्षेत्र में आए थे, इस बात का भी उल्लेख वन पर्व में किया गया है। इतना याद रखिएगा, ऋषि का नाम है लोमस। लोमस ऋषि के साथ पांडव इस क्षेत्र में आए थे, इसका वर्णन यहाँ मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब अंत में महाभारत जीत लिया गया, तो अंत में आपको याद होगा जो आपके पांडव थे वो स्वर्ग की तरफ चले गए थे। यहाँ आपने माणा ग्लेशियर का नाम सुना होगा, अरे बहुत फेमस है। स्वर्ग की सीढ़ी का नाम सुना होगा। तो मान्यता ये है कि कुंती के साथ द्रौपदी सहित पांडव इसी रास्ते से स्वर्गलोक गए थे।
केदारनाथ की उत्पत्ति से संबंधित कहानी सुन लीजिएगा, वीडियो में डाली है मैंने, तो वो भी किससे संबंधित है, पूरी तरीके से पांडवों से संबंधित है। और जो महाभारत का वन पर्व है उसमें यह भी बताया गया है कि पुलिंद, जिनको वर्तमान में कुणिंद के नाम से हम जानते हैं, किरात, ऐसी जातियाँ उत्तराखंड में निवास करती थी। पुलिंद जो राजा थे, कुणिंद राजा हुआ करते थे सुबाहु उस समय। तो सुबाहु की जो राजधानी थी वो श्रीनगर थी। ये लाइन इसीलिए डाली गई है यहाँ पर क्योंकि ये इससे पहले पूछी जा चुकी है। और सुबाहु जो थे, ध्यान से सुनिएगा, पुलिंद राजा यानी कि कुणिंद राजा जो सुबाहु थे, जिनकी राजधानी श्रीनगर थी, वो महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़े थे। समझ रहे हैं? अच्छा, आपने ये नाम सुना होगा, उत्तराखंड के अंदर टोंस नदी बहती है, ठीक है। चक्राता से ऊपर का इलाका आपको दिखेगा, त्यूनी से ऊपर, ये त्यूनी के आसपास से चक्राता के ऊपर का इलाका आपको दिखेगा पूरा। वहाँ कौन सी नदी बहती है? टोंस नदी। टोंस नदी के यहाँ एक पारावत जनजाति रहती है। माना जाता है कि इसके कुछ वंशजों ने पांडवों की तरफ से नहीं, कौरवों की तरफ से भाग लिया था। मतलब उत्तराखंड वालों ने भी महाभारत में जो है भाग लिया था। कुछ ने पांडवों की तरफ से, कुछ ने कौरवों की तरफ से। तो पांडवों की तरफ से किसने लिया? सुबाहु ने लिया। और सुबाहु कौन थे? कुणिंद राजा थे, जिसको उस समय पुलिंद कहा जाता था। सुबाहु के बाद फिर विराट का वर्णन आता है, ठीक है। और इसकी राजधानी कौन थी? तो विराटगढ़ी थी। ये आपको जौनसार के पास मिलेगी। फिर इन्हीं की जो पुत्री थी, ध्यान से सुनिएगा, विराट राजा की जो पुत्री थी, उन्हीं का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। और अभिमन्यु कौन थे आपको पता है? चलिए, इतने में कोई समस्या नहीं होगी। अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु वही थे जो चक्र के अंदर मारे गए थे, जो चक्रव्यूह बनाया गया था, ठीक है। तो अभिमन्यु का जो संबंध है वो किससे है? तो अभिमन्यु का संबंध महाभारत के युद्ध से है। अर्जुन के पुत्र माने जाते हैं। तो अभिमन्यु की जो है पत्नी जो हुआ करती थी वो राजा विराट की पुत्री थी। राजा विराट, सुबाहु के बाद का जो वर्णन आता है वो राजा विराट का आता है। और यह पुलिंद या कुणिंद वंश के राजा थे जो कि उत्तराखंड में रहते थे। चलिए, इसके अलावा देख लीजिए, एक बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम, ये दो विद्यापीठ भी हैं जिनका वर्णन बहुत ज़्यादा आता है। विद्यापीठ सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ आश्रम है जहाँ ऋषि शिक्षा वगैरह देते रहे होंगे। अब इसमें से जो कण्वाश्रम दिख रहा है, ये दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। इसी जगह पर भरत का भी जन्म हुआ था, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिसके कहते हैं, जिनके नाम पे भारत नाम पड़ा। इसके अलावा ये जो आपका कण्वाश्रम है, ये मालिनी नदी के तट पर है। और इसी मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें भी दुष्यंत और शकुंतला का ही वर्णन आता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य की रचना इसी जगह पर यानी कि कण्वाश्रम में मालिनी नदी के तट पर की गई थी महाकवि कालिदास जी के द्वारा। वर्तमान में भी इस स्थान को चौका घाट के नाम से जाना जाता है। पूरा फैक्ट है, याद कर लीजिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देखिए, धार्मिक ग्रंथों में इस जगह को कहते हैं केदार खश मंडले। केदार खश मंडले, ध्यान से सुनिएगा। केदार मंडल क्या था? गढ़वाल का हिस्सा था। खस वर्ड आया, इसका मतलब खस जनजाति यहाँ रहती होगी। समझ गए? तो एक खस प्रदेश का पर्यायवाची है और केदार खस मंडले इसीलिए कहा गया क्योंकि ये एक तो केदार मंडल है यानी कि गढ़वाल का क्षेत्र है, दूसरा यहाँ खस जनजाति रहती। अब जो एक खस जाति यहाँ रहती थी, ये बहुत ही सशक्त लोग हुआ करते थे, गढ़वाल क्षेत्र में बहुत पावरफुल थे। और इनके समय में ही सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में बौद्ध मत का, बौद्ध आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बौद्ध आइडियोलॉजी का किसने प्रचार प्रसार किया, किसने स्प्रेड की? तो सबसे ज़्यादा, या उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में कहा जाए तो उत्तराखंड के कौन से ऐसे लोग थे, कौन से ऐसे शासक थे जिनके समय में सबसे ज़्यादा बौद्ध आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार हुआ? तो आप कहेंगे सर वो खश थे, ठीक है, वही शक भी कहते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है, खश या शक थे। चलिए अगली तरफ चलते हैं, कुमाऊं के एरिया की बात करेंगे। कुमाऊं का रीजन जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया, ऊपर नंदा देवी से मान लीजिए नीचे कालागिरी पर्वत तक का जो क्षेत्र है। इसके बारे में बात की जाए तो पहले जो माना जाता था वो चंपावत के आसपास का इलाका माना जाता था। चंपावत के आसपास चंपावत नदी जो है वो बहती थी। उसके पूर्व के इलाके में एक पर्वत पड़ता है, कांतेश्वर पर्वत। ये कांतेश्वर पर्वत को वर्तमान में कांडादेव भी कहते हैं, कुछ कुछ लोकल में कांदेव कहा जाता है, अदरवाइज कांडादेव पर्वत कहते हैं या कांतेश्वर पर्वत। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो समुद्र मंथन के अंदर श्री भगवान विष्णु जी ने कच्छप अवतार लिया था, तो वो कच्छप या कूर्म अवतार इसी कांदेव या कांडादेव पर्वत पर हुआ था, जिसे उस समय कांतेश्वर पर्वत कहा जाता था। समझ में आ गया इतना? तो उस चंपावत वाले इलाके में
चूंकि कांतेश्वर पर्वत था जिसमें कूर्म अवतार हुआ था या कच्छप अवतार हुआ था कछुए का, उसी की जगह में कांडादेव या कांदेव पर्वत की जगह में एक शब्द निकल करके आया जो है सिंपल सा आपको दिख रहा है, कांतेश्वर, कूर्म अवतार, कांडादेव, कुमाऊं, मिलता हुआ समझ में आ रहा है, तो इसको कूर्मांचल कहा। तो इसी जगह को बाद में मानसखंड के इस भाग को कूर्मांचल कह दिया गया, जो कि संस्कृत शब्द है। और धीरे धीरे ये कूर्मांचल शब्द प्राकृत शब्दों की तरफ चलने लगा, इसका नाम कुमू या फिर हिंदी में कुमाऊं हो गया। पहले इसमें केवल चंपावत आता था, धीरे धीरे जगह फैलती गई तो वर्तमान का अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, यूएस नगर है, ये पूरा इलाका मिला करके अब क्या कहा जाता है, कुमाऊं का क्षेत्र कह दिया जाता है। चलिए, सबसे ज़्यादा कुमाऊं का उल्लेख कहाँ मिले पूछे तो वो भी आप कहेंगे सर स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में भी कहाँ, मानस खंड में, गढ़वाल का केदार खंड में। ब्रह्म और वायु पुराण में भी यहाँ का वर्णन आता है। लिखा गया है कि कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग, ये जातियाँ यहाँ रहती थी। जैसे यक्ष हैं, यक्ष आपके जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा से संबंधित हैं, तो यक्षों का निवास स्थान कहाँ माना जाता है, आपका जाखन देवी अल्मोड़ा वाला इलाका। नाग जनजातियाँ हैं, ये बेरीनाग, धौलीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, ये जगहें बेरीनाग के अंदर हैं, बेरीनाग के अंदर माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी जो जनजातियां हैं, महाभारत में भी कहा गया है कि कूर्मांचल में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद और खस ऐसी जातियां रहती थी। ठीक है, नाग जाति के लोगों का निवास भी है। इसके अलावा यहाँ बीनाग या बेनीनाग जो है, ये इलाका आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। यहाँ तो नागों के बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। फिर एक अलग सी भाषा, मुंडा भाषा, ठीक है, इसका संबंध है किरातों से। ये जो किरात हैं या जो मुंडा भाषा बोलते हैं, ये वर्तमान में भी अस्कोट और डिडिहाट के अंदर दिखते हैं, वनरौत या वनरावत की तरह। वो मुंडा भाषा आज भी बोलते हैं, थोड़ा बहुत अस्तित्व मुंडाई भाषा का आज भी है। इसका मतलब जो किरात वंश थे उस समय के, वो अभी भी प्रेजेंट है। फिर अगर बात की जाए तो थोड़े समय बाद अगर हम देखें तो खस जो जाति है, इसको शक भी कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ी जगहों पे कन्फ्यूज़न है, कहीं कहीं पे खश और शक अलग अलग हैं। यहाँ पे एक ही मान के चलिए, एक ही होते हैं खश और शक, क्योंकि बहुत से इतिहासकार इस बात पे समर्थन दिखाते हैं खश और शकों पे। तो बाद में जब कुमाऊँओं की बात की गई तो खश का उल्लेख जो है वो मिलता है। ये एक बहुत सशक्त जनजाति थी और इसी समय में बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो जब तक कुमाऊँ में राजपूत आते उससे पहले पूरा का पूरा खसों का प्रभुत्व जो है वो यहाँ था। चलिए, इतना होप्स आपको समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा बहुत आज का तो अपना काम पूरा हो चुका। कल हम बात करेंगे कुछ प्रमुख लेखों की और उसके बाद फिर हम ऐतिहासिक काल की तरफ चले जाएंगे, जहाँ अलग अलग राजा इनके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कुमाऊँ के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के बारे में देखेंगे, गढ़वाल के क्षेत्र देखेंगे किस राजा ने कैसे मिलाया। ठीक है, तो अपना इंटरेस्टिंग सेशन चलने वाला है। अब राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल डीप मैं बहुत नहीं पढ़ाऊँगा आपको, इतना ही पढ़ाऊँगा कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो जाए। बाकी जो स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने कल प्लेलिस्ट डाल दी है कमेंट सेक्शन के अंदर, वहाँ से इतिहास देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल में है। एक एक पार्ट, एक एक भाग इतिहास का 3-3, 4-4 जो है वीडियोस में बनाया गया है, वहाँ से देख लीजिए। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। वेल, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।